हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा हुई थी 2017, उसकी ऑथेंटिक आंसर की के सेकेंड पार्ट को। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था कल चैनल पर, लेकिन चूंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, एक पेपर में 200 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे, तो 100 क्वेश्चन कल सॉल्व किया गया था। तो उसके आगे वाला जो पार्ट 2 में इसको हम डिस्कस करेंगे, यानी 101 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। तो डब्ल्यू.एच. वाइजर यानी विलियम वाइजर के द्वारा निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या सामाजिक संबंध। तो विलियम वाइजर द्वारा ये जो किया गया था, ये जजमानी संबंध पर किया गया था, सभी को पता है। ठीक है, कई बार ये पीजीटी वगैरह एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी क्या कारक हैं? तो क्या है इसमें फ्रेंड्स? इसमें जो है जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं। ठीक है, कि जो ग्रामीण और नगरीय समाज का जो प्रमुख विभेद का कारण है वो क्या है? जो जनसंख्या घनत्व होती है, ग्रामीण समाज में कम होता है जनघनत्व, ठीक है, और नगरों में जो है एक ही जगह पे बहुत ज्यादा घनत्व पाया जाता है। तो यही क्या हो गया, ये मेन जो है इसका विभेदीकरण है। ठीक है, मेन कारक है इसका। बाकी तो सब चीजें हैं ही, जैसे भाषाएं विभिन्नता है, पारिवारिक भिन्नताएं, राजनीतिक, ये तो है ही। लेकिन जो मध्य प्रमुख जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो जनसंख्या घनत्व होती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन की, वो इसका मेन रीजन है। ठीक है, डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है। तो जो नगरों का अस्तित्व है वो किस कारण से आया हुआ है? तो ये आया है फ्रेंड्स औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, जो औद्योगिकरण हुआ है उसी से क्या हुआ है, नगरों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो अशिक्षा है, ठीक है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो सभी इसमें सही हो जाएंगे। यानी जब पंचायती राज हुआ था उसकी असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो शिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सब सारी चीजें हैं, तो सभी इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए किसके द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। जो प्रतिवेदन था 1957। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया, तो कब किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को? तो ये किया गया फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1999 को ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी उसको प्रवर्तित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी बहाने जो कैंडिडेट यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर में आया हुआ है, पीजीटी में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? तो जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, ये किसने दिया हुआ है? तो ये मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1926 यानी 1926 को भारतीय श्रम संघ अधिनियम यानी इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट जो पारित हुआ था, भारतीय श्रम संघ अधिनियम, तो ये 1926 को पारित हुआ था। ठीक है, तो 1926, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतवर्ष में औद्योगिक औद्योगिक संघर्ष, ठीक है, तो भारत वर्ष में जो औद्योगिक संघर्ष का कौन सा एक कारण नहीं है? तो नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि है, तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं है। अधिक मजदूरी की मांग, तो ये तो है ही। ठीक है, श्रमिकों की अशिक्षा भी है, नेताओं की गिरफ्तारी भी है। लेकिन जो भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा कारक नहीं है? तो नहीं है, तो अधिक लाभ होगा तब थोड़ी ना ये होगा। ठीक है, यानी जो है मोर प्रॉफिट, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये है कारण, नहीं अगर पूछा है तो यही नहीं होगा। अधिक लाभ उनको थोड़ी ना मिलता है। ठीक है, औद्योगिक संघर्ष में जब उनको अधिक लाभ मिलने लगेगा तो किस बात का उनका संघर्ष रह जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, इसीलिए जो है वहां पे औद्योगिक संघर्ष होता है। ठीक है, तो अधिक लाभ नहीं है उनको। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
निम्न में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? तो जो प्रबंध में, ठीक है, यानी वर्क्स जो में उनमें जो श्रमिकों की भागीदारी होती है, ठीक है, उसमें कौन सा लाभ है? तो पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि, यानी सभी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? लाभ है, तो यानी सभी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आल यानी पारस्परिक जो संभावना होती है उसकी स्थापना होती है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से, उनका लाभ पूछा जा रहा है। औद्योगिक शांति जो होती है तब भी होता है। उत्पादकता में तो यानी सभी चीजें देखिए पॉजिटिव वे में है, और यहाँ पे जब डी में सभी सही है तो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो औद्योगिक समाज की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्या विशेषता है वो बताना है, ठीक है। तो परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीयता एवं चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, सभी सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो औद्योगिक समाज में क्या पाया जाता है? प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है और संघर्ष भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, तो ये औद्योगिक समाज की थोड़ी ना विशेषता है, ये तो ग्रामीण समाज की विशेषता है ना। सजातीयता और विजातीयता आपने देखा होगा, तो सजातीयता भी क्या पाया जाता है? ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। और विजातीयता वर्ग चेतना की कमी, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? सजातीयता एवं वर्ग चेतना। तो सजातीयता और वर्ग चेतना जब बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो वर्ग चेतना जब बहुत ज्यादा होगी तो ये तो नगरीय समाज में होगी ना, औद्योगिक समाज में। तो यहाँ पे कमी पूछा जा रहा है, वहां पे जो औद्योगिक समाज की विशेषता है पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चेतना की कमी नहीं, वर्ग चेतना बहुत ज्यादा होती है औद्योगिक समाज में, तो यहाँ पे कमी दिया तो इसका मतलब होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सजातीयता भी नहीं होगा औद्योगिक समाज में, औद्योगिक समाज में विजातीयता होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि वहां पे औद्योगिक समाज में क्या होती है? एक दूसरे से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? तो पश्चिमीकरण जो है, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी थी। तो ये भी पीजीटी में छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, ब्राह्मणीकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, ठीक है। तो ये सब जो अवधारणा दी है ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है, तो ये भी एक क्वेश्चन इसी पे बन के आ जाता है, कोई ना कोई पूछ लेते हैं। तो पश्चिमीकरण की विशेषता यहाँ पे पूछी गई है, तो एक जटिल प्रक्रिया है, तो बिल्कुल है भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना पश्चिमीकरण। एक तटस्थ अवधारणा है, ठीक है। चेतन एवं अवचेतन प्रक्रिया है, और सभी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आल आप बीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमीकरण में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्या, अब इसको चारों हमें ध्यान से देखना है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, तो बिल्कुल आपने देखा होगा ना, जीएस घुरिये जी बताते हैं जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, तो बिल्कुल होती है, जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, ये भी बताए हैं जीएस घुरिये जी, ठीक है। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता, तो यही नहीं होगा, क्योंकि संस्करण तो है ही ना, ठीक है, हायरार्की है उसमें। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक पुस्तक पूछी गई है, ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक पूछी गई है। तो कभी कभी वहां पे जो इनकी पुस्तक है, ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, तो ये होती है योगेंद्र सिंह की पुस्तक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया लिखा गया है, ठीक है, तो ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है, नेट वगैरह में भी इनकी योगेंद्र सिंह की पुस्तक पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्वेश्चन अभी हायर एजुकेशन में पूछा गया था, ठीक है, ये 50 वाला जो पेपर हुआ था उसमें, कि जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रेंड डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स महोदय ने। किसने दिया था? डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया? तो कौन सा संशोधन हुआ था? वो हुआ था 73वां संशोधन, ठीक है, 73वां जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया है? तो ये 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे भी संभावना है, ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक, तो पवित्र एवं लौकिक साधारण में मध्य अंतर स्थापित किया?
तो यानी इंग्लिश में भी देख लेंगे, इसमें क्या पूछा गया, सेक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो जब ये हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दुर्खीम, ठीक है, पवित्र एवं लौकिक समाज, ठीक है। तो साधारण के मध्यांतर किसने किया, स्थापित किया है, तो ये दुर्खीम ने किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन अपने दो स्तर पर करते हैं, तो किसमें करते हैं वो करते हैं सूक्ष्म एवं बृहद स्तर पर, यानी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर समाजशास्त्री जो होते हैं वो अपने दो स्तर पर इन्होंने अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है, एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं तथा दूसरे को क्या कहते हैं, नियंत्रित समूह, ठीक है, कंट्रोलेड ग्रुप, जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको सेकेंड नियंत्रित समूह कहते हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक शोध में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है, एक को प्रयोगात्मक समूह, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल, और जो दूसरा होता है उसको कंट्रोल्ड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो नियंत्रित समूह उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकट एवं अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया, तो ये भी ऊपर भी पूछा गया था, मुझे लग रहा है 2 बार ये पेपर में रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की बात की थी आर.के. मार्टन जी ने, ठीक है। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि कोजन ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है, तो कौन से हैं, जो उन्होंने क्या किया था, वास्तविक एवं अवास्तविक, ठीक है, वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्ष की उन्होंने बात की थी, ठीक है, रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है कोजर का, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को बहुधा ही कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को क्या कहा जाता है, देखिए, सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, व्यक्तिपरक प्रकारवाद और सामाजिक प्रकारवाद। तो इनके इनके जो इनका जो प्रकारवाद है मेलिनोव्स्की का, उसको व्यक्तिपरक प्रकारवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिपरक प्रकारवाद, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है, तो कौन सी देखती है, कि कौन सी एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है, तो वो क्या होता है, सहभागी अवलोकन, ठीक है, सहभागी अवलोकन, यानी पार्टिसिपेंट जो है ऑब्जर्वेशन जो होता है, अवलोकन, सहभागी अवलोकन के द्वारा, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है ये क्या करते हैं, सामान्य और उनकी जो चीजें होती हैं परिस्थितियों को हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सहभागी अवलोकन, और सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो ये जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सहभागी अवलोकन का वो लिंडमैन ने किया था, लेकिन समाजशास्त्र में जो है ये मेलिनोव्स्की करके आता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर भी हायर एजुकेशन में भी 47 वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए डिलीट हो गया है, यहाँ पे रेड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सहसंबंध का प्रकार है, तो इसमें जो है रेखीय तथा वक्र रेखीय माना था, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगला है इसमें फ्रेंड्स, प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किसने किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया, तो प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किसने किया था, ये किया था प्राइमरी ग्रुप का कूले महोदय ने, चार्ल्स कूले, ठीक है, चार्ल्स कूले महोदय ने प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है कि प्राथमिक प्रस्थित अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, प्रस्थित अनुक्रम यानी स्टेटस सीक्वेंस, तो स्टेटस सीक्वेंस की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है, मर्टन महोदय ने, आर.के. मर्टन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मर्टन ने पूर्वाभासी समाजीकरण, ठीक है, जो है समाजीकरण की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है, तो मर्टन ने जो अपनी पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा थी वो अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी, किस विवेचना में, अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह, ठीक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी थी आर.के. मर्टन जी ने। तो पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की अवधारणा को किस विवेचना में प्रस्तुत किया, तो इन्होंने किसमें किया था, संदर्भ समूह में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की टाइलर की जो संस्कृत की परिभाषा में दो मूलभूत चीजें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है, इसमें से एक है ज्ञान व दूसरा क्या है, दूसरा है क्षमता, ठीक है, यानी कैपेबिलिटी, ठीक है, किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है।
तो टायलर की जो संस्कृत की परिभाषा में दो मूलभूत चीजें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरे के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक है ज्ञान और दूसरा उसकी है क्षमता, ठीक है, यानी उसकी कैपेबिलिटी। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। ज्ञान, विश्वास, कला और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनकी परिभाषा बहुत बड़ी है संस्कृत पे। तो लेकिन उसमें जो ये थोड़ा सा नया बनाए हैं कि इसमें से एक है ज्ञान और दूसरा क्या है, क्षमता, कैपेबिलिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यानी एक व्यक्ति है उसकी अनेक परिस्थितियां, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टेटस सेट, ठीक है, परिस्थिति पुंज उसको कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ मार्क्स तो किस पे बेस्ड है, उनका जो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे, वर्ग संघर्ष पर, ठीक है। तो सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। मीड का सिद्धांत किन किन पर आधारित है, तो मीड का जो सिद्धांत है ये क्या है, मन है, स्व है, समाज है, माइंड सेल्फ सोसाइटी नामक पुस्तक ही उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो सभी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, यह किसकी मान्यता है कि विचलन एक संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। तो जो विचलन है एक संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधन, तो मर्टन ने ही तो बताया था, सर ने बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें बताया नहीं है कि क्या प्लस और माइनस हो जाता है ना उसके लक्ष्य और उनके जो स्वीकृत साधन के मध्य जो अंतराल होता है, ठीक है। तो ये क्या इसमें हो जाएगा, तो ये मर्टन ने बताया था, संस्कृत के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत जो उनके साधन हैं उनका उनके अंतराल का परिणाम है। तो ये किसने बताया था, आर के मर्टन जी ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्कर लेविस के अनुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचारित हो जाती है तो वह बन जाती है, क्या बन जाती है फ्रेंड्स, गरीबी की संस्कृत, ठीक है। क्या बन जाती है, गरीबी की संस्कृत की इन्होंने अवधारणा दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था, यही तो हुआ गरीबी की संस्कृत, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप हस्तांतरित होती चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की, तो श्वेत वसन अपराध जो किया था ये किसने किया था, सदरलैंड ने, ठीक है, सदरलैंड श्वेत वसन अपराध। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है फ्रेंड्स की हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया। तो किसको नहीं किया गया है, ये अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसको नहीं किया गया है, जबकि अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और सबको किया गया है, ठीक है। तो हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 है सिख, जैन, बौद्ध को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को भी तलाक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करता है, किंतु इसमें जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी अनुसूचित जनजातियां उनको नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण को डेविस एवं मूर किस रूप में मानते हैं, तो इन्होंने जो है प्रकार्यात्मक माना है, ठीक है। क्या माना है, प्रकार्यात्मक, पूरी रूप से यानी फंक्शनल जो है माना है, तो प्रकार्यात्मक माना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांवों को एक संपूर्ण स्वरूप समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। तो जजमानी व्यवस्था की बात ही की थी विलियम वाइजर महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला है इसमें फ्रेंड्स की सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है, एक है क्षैतिज और दूसरी कौन सी है, जो है देखिए स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। तो अभी कल ऊपर भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, लेकिन तो देखिए क्योंकि 200 क्वेश्चन आए हुए थे तो एक दो क्वेश्चन क्या हुआ है कि उसी में से ही फिर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक उदग्र था और दूसरी क्या थी, क्षैतिज, यानी इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल हो जाएगा यानी लंबवत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने दो प्रकार बताए थे सोरोकी ने, तो आप बस इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है, ठीक है। तो फंक्शनल जो अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है, तो इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इंटरव्यू कैन बी
क्लासिफाइड, ठीक है। तो साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो बिल्कुल होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक साक्षात्कार भी होता है व्यक्ति का, ठीक है। कभी कभी जब सर ऑनलाइन इंटरव्यू कराते हैं तो पहले तो सामूहिक कराते हैं, आपने देखा होगा, यानी सभी कैंडिडेट जो सफल होते हैं वो सभी कैंडिडेट जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है, पूरी क्लास को समझा दिया जाता है कि आप आज कॉम्ट की थ्योरी पढ़ा दी गई या मैरिज, फैमिली, जो भी चीजें हैं, तो सबको पहले आप सामूहिक रूप से ग्रुप के लेवल से पढ़ा दिया गया। जब उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उसके बाद में फिर व्यक्तिगत होता है, पर्सनल, यानी फिर एक मेंबर को 10 मिनट के लिए सर ऑनलाइन उसको कहते हैं कि आप जुड़िएगा, और प्रॉपर इंटरव्यू जैसे होता है वैसे ही वो कैंडिडेट अपना जुड़ता है और 10 मिनट उसको टाइम दिया जाता है और उसका प्रॉपर इंटरव्यू पर्सनल लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक व्यक्तिगत और सामूहिक तो होता है साक्षात्कार में। प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भी होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि कभी हमारे यहाँ जो इंटरव्यू होता था वो लखनऊ में होता था, तो व्यक्ति आता था, जैसे कई सारी मैम हैं अभी, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट थे वो आए हुए थे, लखनऊ में रूम लेकर के रह रहे थे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इंटरव्यू, और एक क्या है अप्रत्यक्ष, यानी आप ऑनलाइन ही जुड़ गए तो है, तो मतलब आप जुड़े हुए हैं गूगल मीट वगैरह पर रहता है तो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष ही है, ठीक है, यानी आप अपने घर से ही इंटरव्यू ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार आपको क्या, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, ठीक है। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक भी हो गया आपका, यानी अगर आप मिले हैं तो मिल के अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये औपचारिक में आ जाएगा फॉर्मल, और इनफॉर्मल में यानी अनौपचारिक एक आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। तो सभी तीनों चीजें इसमें पॉजिटिव है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसमें देखते हैं कि किसका मत है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है, तो ये किसने क्या कहा है, ये कहा है जॉनसन महोदय, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया, तो संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, अभी हमने बताया ही था आपको, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है। तो संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पश्चिमीकरण के साथ में आधुनिकीकरण जोड़ दिए, तो मॉडर्नाइजेशन इसकी बात इन्होंने नहीं की हुई थी फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं होगा। संस्कृतिकरण देखिए है, संस्कृतिकरण के साथ में आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण जैसे ही जोड़े ये तीनों अवधारणाओं के साथ में, इसीलिए नहीं होगा। बाकी जो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, ठीक है, तो ये तीनों दिए थे, तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण मिल रहा है, तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि देखिए इसका हमें लग रहा है कि 200 में 185 मेरिट ही गई थी, ठीक है, तो यानी 185 क्वेश्चन सही, ठीक है, 185, तो थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि 181 मेरिट ही इसकी चली गई, यानी 181 क्वेश्चन जिसके सही थे उनकी कॉलिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। तो पेपर जब आसान होता है तो मेरिट भी बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है विकल्प, यानी लोगों को तो लगेगा अरे बहुत आसान पूछा गया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, पीजीटी एग्जामिनेशन में भी सेम यही है, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है, तो जो परिवारवाद है वो किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ग्रामीण समाज में, ठीक है, रूरल एरिया में परिवारवाद आज भी उत्कृष्ट समाज की मूलभूत विशेषता के रूप में है। अगला इसमें है कि विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित करते हैं, तो विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित किए हैं, तो ये किए हैं सावयवी एकात्मकता पे, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो सावयवी एकता, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है, तो त्रिस्तरीय में कौन से सोपान थे पंचायती राज में, गांव था, जो है आपका विकास खंड था और जिला था, लेकिन ये जो नगर था ये नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है।
तो नगर नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, सामुदायिक जीवन होता है। ठीक है, क्योंकि उनका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या अमूर्त है, तो कौन सी चीज अमूर्त है। समुदाय तो मूर्त है ना, गांव भी मूर्त है, देश भी मूर्त है, लेकिन जो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशंस, ये अमूर्त होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यही नहीं दिखते हैं। ठीक है, यानी जो अंतर संबंध होते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं सामाजिक, वो नहीं दिखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो जो रिलेशंस हैं वो नहीं दिखते हैं, तो ये जो रिलेशंस है ये अमूर्त है, जबकि सारी चीजें क्या है, ये मूर्त है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप हैं। तो कौन से अमान्य प्रारूप है, तो वो क्या है, विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप। तो तीनों चीजें हो जाएंगी, इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था। तो नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी पे बात किए थे मैक्स वेबर किए थे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है। तो जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि है कितने स्तरों से गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, 5 स्तरों में, 5 स्टेज में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किसने कहा है कि जननांकीय विज्ञानों से संबंधित है, क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है, अतः जननांकिकी सभी सामाजिक एवं विज्ञानों को स्पर्श करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टर पेद्रो महोदय का ये परिभाषा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि किस प्रकार के समाज में कार्य सर्वाधिक जटिल होता है। तो कौन सा ऐसा समाज है जहाँ पे जो कार्य है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो वो कौन सा समाज है, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। जनजातीय, कृषक, पूर्व औद्योगिक, ये सब सरल यहाँ पे होता है। ठीक है, जटिल नहीं होता, जटिल औद्योगिक समाज में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यता किसके साथ संबंधित माना जाता है। तो ये किसके साथ माना जाता है, ये औद्योगिकरण। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव जो है विकास में सामान्यता किसके साथ संबंधित है, तो ये है औद्योगिकरण के साथ में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि नाभिकीय जो परिवार है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, तो ये इसमें क्या सम्मिलित होता है, तो पति होते हैं, पत्नी होते हैं और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं, अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, तो अनमैरिड चिल्ड्रन जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मध्य सीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने दी। तो जो मध्य सीमा सिद्धांत है, मिडिल रेंज थ्योरी, तो आर के मर्टन, सभी को पता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थैतिकी की अवधारणा तो अगस्त कॉम्ट से जुड़ी हुई है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो ये टाइलर ने कहा हुआ है। ठीक है, अगला इसमें है कि मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया, तो एम एन श्रीनिवास ने किया हुआ है। ठीक है, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जो है ये खाप पंचायतें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए वहाँ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आनर आनर जो किलिंग होता है वो भी बहुत पाया जाता है। इंडियन नेट में ये क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, आनर किलिंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, लेजर क्लास। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लेजर क्लास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ये दिया है वेवलेन महोदय ने। किसने दिया है, वेवलेन। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वीएस गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई है, तो 6 की गई है। ठीक है, कितने, 6, जबकि जो हर्बर्ट रिजले हैं उन्होंने कितने प्रजातीय तत्वों की चर्चा की है, आप इसको हमें जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 6, गुहा के द्वारा 6 है और रिजले का आप लोग वहां पे मेंशन कीजिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है, आई एंड मी, तो ये किससे रिलेटेड है, समाजीकरण से। ठीक है, समाजीकरण का सिद्धांत है मैं और मुझे। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, देखिए दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं सेम। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्यामा चरण दुबे ने ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था, तो उन्होंने कहाँ का किया था, समीर पेट का। ठीक है, श्यामा चरण जो दुबे, एस सी दुबे
आंध्र प्रदेश के किस गांव में अपना अध्ययन किए थे? तो वो किए थे समीर पेट का अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? तो कौन थे वो भारतीय आचार्य, जो प्रथम प्रोफेसर? ठीक है, तो जीएस घुरिये जी, जो भारतीय समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। तो यही क्या थे, भारतीय बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी में सिग्मा का अर्थ है क्या है? योग से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें निम्न में से कौन सी पुस्तक आंद्रे बेत्ते द्वारा लिखित है? तो कास्ट क्लास एंड पावर इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर ये किसने लिखा हुआ था? आंद्रे बेत्ते महोदय, बेवेरियन वादी माने जाते हैं। इनको भारत का बेबर भी कहते हैं। 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही बन जाता है पीजीटी में। ठीक है, छोटा छोटा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? तो जो जातिवाद पाया जाता है कस्टेज में, ठीक है, तो उसको दूर करने का समाधान क्या है? तो उसको दूर करने का जो समाधान है फ्रेंड्स, वो क्या है? अंतर जातीय विवाह। ठीक है, अंतर जातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसने तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा दी? ठीक है, तो लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन की किसने दी है? तो ये दी है पेरेटो ने। किसने? विल्फ्रेड पेरेटो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टानीज ने ग्रामीण समुदाय के किस शब्द का प्रयोग किया? तो टॉनीज जैसल साफ्ट और जैसल साफ्ट और जैमिन साफ्ट का प्रयोग किए थे टानीज महोदय ने। ठीक है, तो समुदाय के लिए जो उन्होंने किया था वो किया था जैमिन साफ्ट का। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट, पीजीटी, हायर एजुकेशन, कई बार ये क्वेश्चन छोटा सा है, पूछ लिया जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। तो जब योजना बना के हम प्लान्ड सोशल चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस यानी प्रगति। उससे हमारी क्या होती है? प्रगति होती है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सेल्टेज जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की। इनमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक, जबकि दूसरा क्या है? व्यवहारिक। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो है आपका क्या है, इसमें पहला है बौद्धिक और दूसरा क्या है? व्यवहारिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप ध्यान रखिएगा। किसका मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक प्रक्रिया है। तो जो मूल रूप से साक्षात्कार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया ही तो होती है ना वहां पे साक्षात्कार में, मतलब लोग एक दूसरे से मिलते हैं फिर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा? गुडे योंग हॉट। ठीक है, गुडे योंग हॉट कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है, इनमें से है। तो जो पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया था, इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत की बात की थी। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात की है पीवी यंग ने। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद के साथ में कौन से जुड़े हुए हैं? सामाजिक एकता की बात, जो सोशल सॉलिडिटी है वो जो है इमाइल दुर्खीम ने यूज किया ही है। वर्ग संघर्ष की जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। नौकरशाही जो है वो अभी आपने ऊपर देखा ही होगा, मैक्स वेबर हमने बताया है ना। तो यहाँ पे पेरेटो दिया गया है, तो यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि जात, इसे देखिए कभी कभी एक चीज और होती है, पेपर में ही क्वेश्चन छिपा रहता है। अब जब आपने नौकरशाही का सिद्धांत जब ऊपर पूछा है मैक्स वेबर और यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, तो देखिए पेपर में ही कभी कभी कुछ क्वेश्चन उसी में ही रहते हैं डायरेक्टली, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो वहां से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया? तो माना का सिद्धांत जो दिया था वो जे.एच. हट्टन महोदय ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला है इसमें फ्रेंड्स की प्राथमिक समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है, और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? हस्तांतरित होती रहती हैं। तो ये किसकी परिभाषा है? ये है बोगार्डस महोदय की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि वह बिंदु जहाँ की एक वितरण में सामाजिक आवृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाती है?
वो कहलाती है बहुलक, यानी वह बिंदु जहां एक वितरण में सर्वाधिक आवित्र, यानी जैसे कोई दिया गया है तो 2 4 फिर 2 फिर 6 8 फिर 2 फिर 10 12 फिर 2, तो 2 2 कई बार आ रहा है आवृत्ति, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा बहुलक यानी मोड, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएन मजूमदार जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है रूरल प्रोफाइल, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि बिहार की जो भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया, तो जो बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति है उसका अध्ययन किसने किया था, सुजीत सिन्हा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, या किसने कहा कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वही क्या है, वही जो है सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, तो किसने कहा है ये, तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है, तो जो भारत में जो बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है वो किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है, महाभारत, ठीक है, महाभारत में द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति थे ना उनके, 5 पांडव, तो इसीलिए जो है उदाहरण धार्मिक पुस्तक में तो महाभारत में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुपत परिवार। और अगला इसमें है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, तो ये कब किया 1975 में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, तो कोई कहता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो अपराधी जन्मजात जब होंगे तो कौन कहेगा, लोम्ब्रोसो, लेकिन जब अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं तो ये समाजशास्त्र की थ्योरी है, समाजशास्त्र की थ्योरी में सदरलैंड आ जाते हैं, ठीक है, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, किसने अपराधियों, देखिए सेम क्वेश्चन देखिए फिर वही नीचे पूछा गया कि अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्ग, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी का अध्ययन किसने किया। अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन ऊपर बना हुआ था ना कि लोम्ब्रोसो ने किस अपराधी का वर्गीकरण नहीं किया, तो वहां पे क्या दे दिए थे, आप लोगों को याद होगा इसी पेपर में था जो ऊपर हमने कल डिस्कस करवाया था पार्ट 1, वहां पे उन्होंने दिया था पेशेवर अपराधी, तो वही पेशेवर का नहीं किए थे बल्कि वो क्या किए थे चौथे में भावुक अपराधी, वहां पे पागल अपराधी, जन्मजात अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी, ये चारों का इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, लेकिन वहां पे चेंज करके उन्होंने पेशेवर दे दिया था, और वही क्वेश्चन हायर एजुकेशन यूपी का जो हुआ था 47 वाला पेपर वहां पे आया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे चारों चारों प्रारूप दिए हैं और पूछे कि किसने किया है, तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, लोम्ब्रोसो महोदय ने किया, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है, तो कितने ऋण हैं, 5 ऋण हैं, ठीक है, 5 टोटल ऋण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है, देखिए सुमेलित है तो सामाजिक तथ्य, अगस्त कॉम्ट दिया गया तो सामाजिक तथ्य की बात किसने की है, ये की है दुर्खीम महोदय ने, तो यानी ये तो है नहीं। 9 मार्क्सवाद, तो 9 मार्क्सवाद अल्थुजर वगैरह इससे रिलेटेड है, सदरलैंड तो है नहीं, सदरलैंड तो आपके व्हाइट कलर क्राइम अपराध जो है भी शास्त्र से रिलेटेड है, तो 9 मार्क्सवाद से रिलेटेड नहीं है। संरचनावाद पी आर कॉक्स दिया गया है, तो संरचनावाद लेवी स्ट्रॉस वगैरह आ जाते हैं इसमें, तो यानी ये भी नहीं है। और जाति व्यवस्था जो है कास्ट सिस्टम तो जे एस हट्टन वगैरह आते ही है, तो ऑप्शन बी ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी सब रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोक रीति फोकवेज, अभी हमने कल बताया था आपको कि फोकवेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो समनर, बहुत बार ये क्विज वगैरह में करवाया गया है, ठीक है, इन्होंने समनर ने लोक रीति की अवधारणा सबसे पहले दी थी, ठीक है, डब्ल्यू जी समनर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रौद्योगिक विलंबना का सिद्धांत, प्रौद्योगिक विलंबना जो होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैग, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक कल्चरल लैग होता है, तो कल्चरल लैग यहाँ पे आगमन हो जाते हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिक विलंबना है वो मैकाइवर एवं पेज की हो जाती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में, तो ये क्वेश्चन पीजीटी में भी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में, तो किसने कहा, तो ये कहा है कार्ल पियर्सन, ठीक है, तो कार्ल पियर्सन यहाँ पे हो जाते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला इसमें है कि सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ, तो पीजीटी का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था, ये अभी जिसमें लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें ये पेपर यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था 1976 1976 सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। आप देखिएगा पेपर यूपी पीजीटी वाला भी जो आया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तैयार इसीलिए करना चाहिए, वो भी ऑथेंटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची का प्रकार नहीं है, तो कौन सी अनुसूची का प्रकार नहीं है ये बताना है। साक्षात्कार अनुसूची होती है, प्रलेखीय अनुसूची होती है, निरीक्षण जो है अनुसूची होती है, लेकिन संरचित अनुसूची ये नहीं होती है, ठीक है, तो ये ही नहीं होती है। तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था कौन है, विवाह, ठीक है, विवाह, परिवार, जो जाति होती है ये सब आता है उसमें उदाहरण, लेकिन जो है सामाजिक संस्था कौन सी है, ये विवाह जो होता है, यानी ऑप्शन बी मैरिज, ठीक है, क्योंकि इसका रूल रेगुलेशन होता है ना, कि अब रूल रेगुलेशन तो सबसे पहले देख लीजिए यही होता है कि लड़की की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, लड़के की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक नियम है ना, नियम है तभी तो ये सब चीजें हैं, तो विवाह क्या हो गया, एक संस्था हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था, वह असंभव तथा अर्ध शब्द जातियों के निम्न स्तरों के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किसका है, तो माल्थस पे बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, कि माल्थस का जो जनसंख्या के संबंध में उनका कथन उनके लिखने के समय तक तो बहुत अधिक सत्य था, वह असंभव तथा अर्ध सभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किसका है, तो यानी ये किसने कहा था, ये कहा था फ्रेंड्स बर्देंड रसेल महोदय ने, किसने कहा था, बर्टैंड रसेल महोदय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी ये ऊपर हम बताए थे आपको कि कभी कभी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं, तो द लिटिल कम्युनिटी किसकी पुस्तक है, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय की पुस्तक, ये पीजीटी 2016 वाले पेपर में भी ये पुस्तक पूछी गई थी। आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा क्वासी प्राइमरी ग्रुप की चर्चा किसने की है, तो ये की है कूले महोदय ने, किसने की है, कूले महोदय, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, तो यानी बड़ा आकार तो द्वितीयक समूह की विशेषता है, अप्रत्यक्ष संपर्क है, अस्थायी संबंध होते हैं, लेकिन शारीरिक जो समीपता है ये प्राथमिक समूह की विशेषता होती है, ना कि द्वितीयक समूह की, ठीक है, तो वहां पे ये ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि स्त्रीकरण जो होता है उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है रेमंड मूरे महोदय ने, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है, तो सामाजिक संरचना जो होती है उसका तत्व कौन सा है निम्न में से, तो सामाजिक भूमिका भी पाई जाती है, सामाजिक परिस्थिति भी पाई जाती है, सामाजिक क्रियातंत्र भी होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो पेपर था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो एग्जाम हुआ था वो कंप्लीट होता है, और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने पेपर को अच्छे से पूरा पढ़ा, समय दिया, और अगर इतना आप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको जरूर एग्जामिनेशन में मिलेगा। और इसी के साथ में हम इस क्विज को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस पेपर को। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आए ना गुरु जी, ये सेब हुआ